आज हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट prepared by account holder on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with bank balance as per passbook, showing entries because of which difference between the two balance exist। आपको एक अकाउंट होल्डर, देखिए आप बनाते हैं अपने यहाँ कैश बुक। आप क्या बनाते हैं? कैश बुक। और बैंक बनाती है पासबुक, और ये हो गया कैश बुक। हमेशा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। होता है ये मैं नहीं बोला, होना चाहिए। कई बार ये इक्वल नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस होती है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, आपने 1 लाख रुपए जमा करके बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो आपने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख दिया कि आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाया, और बैंक वाले जो और मैं पासबुक दिए उसमें भी 1 लाख रुपए लिख दिए। ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये कई बार इक्वल नहीं होता है। तो किसी स्पेसिफिक डेट पे जो अकाउंट होल्डर होता है, जो बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ होता है, वो ये देखता है कि किन एंट्री के कारण ये डिफरेंस क्यों आया और किन एंट्री के कारण इसमें डिफरेंस आया, और इसी डिफरेंस को जो हम ढूंढते हैं जिस स्टेटमेंट को बना के, उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब इसके अलग अलग रीजन होते हैं, कब कब डिफरेंस होता है। तो कई बार रिकॉर्डिंग टाइमिंग का डिफरेंस होता है, अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड करते हैं। आप जब कैश बुक में एंट्री जिस दिन करे उस दिन पासबुक में नहीं आई। कई बार बैंक ने कुछ रिकॉर्ड किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। कई बार आपने कुछ रिकॉर्ड किया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। कई बार कई गलती भी हो जाती है। कई बार कुछ टाइमिंग डिफरेंस भी होती है। जैसे मान लीजिए आपने चेक इशू किया, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं किया गया। सपोज दैट, जैसे हम इसको बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लीजिए कि आपने एक 10,000 रुपीज का चेक इशू किया, आपने मुझे दिया 10,000 रुपये का चेक, तो आपने अपने कैश बुक में से 10,000 रुपये माइनस कर दिया, यानी पेमेंट साइड में दिखा दिया। तो आपके हिसाब से आपके कैश बुक में 90,000 रुपीज होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये चेक मैंने अपने बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं डाला, या आपके बैंक में जाके मैं पेमेंट नहीं लिया, तो उस केस में आपके पासबुक में तो 1 लाख रुपए है। अब आप उसको कैसे रिकॉन्साइल करोगे? तो इसका नरेशन बनेगा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी आपने चेक तो इशू कर दिया लेकिन बैंक से पेमेंट नहीं निकली। तो आप, एक रास्ता है कि आप या तो कैश बुक में प्लस कर दो, तो ये 1 लाख हो जाएगा, या आप पासबुक में से माइनस कर दो, तब भी हो जाएगा। ये दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना है। अब कब क्या करना है? तो जब आप कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो आप कैश बुक में चेंज करेंगे प्लस माइनस, और जब आप पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो पासबुक में प्लस माइनस करेंगे। तो पहला हो गया चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये कैश बुक में प्लस होती है या पासबुक में माइनस होती है। अब दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड।
अब हम सेम इसी में एग्जाम्पल सेट करते जाते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। आपको मैंने एक चेक दिया 20,000 रुपये का, 20,000 का चेक, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपके हिसाब से बैंक में 1,20,000 रुपीज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो पैसा बैंक में नहीं आया है, इस कारण डिफरेंस हो गया। तो ये देखिए 120 हो गया, इधर 1 लाख की रह गया। इस केस में आपको क्या करनी है, या तो इधर से 20,000 माइनस करनी है या इधर 20,000 प्लस करनी है। तो ये हो गया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, अकाउंट रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नोट द अकाउंट होल्डर। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बैंक तो रिकॉर्ड कर देता है लेकिन अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड नहीं करता। अब उसका एक एक करके हम केस डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि बैंक में जो हमारा पैसा होता है, अगर सेविंग अकाउंट में होता है या और भी अकाउंट में, तो बैंक में इंटरेस्ट, मान लो बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक या इंटरेस्ट अलॉट बाय बैंक, दोनों सेम चीज है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपको बैंक इंटरेस्ट जब देता है तो बैंक आपके बैंक के पासबुक में 5,000 ऐड कर दिया, तो बैंक के पासबुक के हिसाब से आपका बैंक के बैलेंस है 1,05,000, 1,05,000, लेकिन आपको तो पता नहीं है, तो आपके हिसाब से आपकी कैश बुक में बैलेंस चल रही है 1 लाख। तो इस केस को आप कैसे करेंगे, तो इसमें या तो यहाँ पर 5,000 प्लस कर देंगे या इधर से आप 5,000 माइनस कर देंगे। बैंक बहुत सारी आपको सर्विसेज देती है, आप एटीएम सर्विस यूज करते हैं, बैंक आपका चेक कलेक्ट करके लाता है। अब इस सब के बदले बैंक एक छोटा सा चार्ज काटता है आपसे, जिसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो अगर बैंक चार्ज, जिस तरह आपको इंटरेस्ट बैंक दिया था तो सीधे पासबुक में एंट्री कर दी थी, उसी तरह अगर बैंक ने मान लो आपका 2,000 रुपये साल का बैंक चार्जेस काट लिया, तो ये सीधे अपने पासबुक से वो डिडक्ट कर देगा, और आपको तो ये पता भी नहीं है, तो आपने यहाँ करा नहीं, तो ये 1 लाख है, यहाँ पर डिफरेंस आ गया 2,000 का। तो उस केस में बैंक चार्जेज चार्ज बाय बैंक, या क्वेश्चन करते हुए आप सिर्फ बैंक चार्जेज लिखेंगे, या तो यहाँ से माइनस कर दीजिए कैश बुक से, या फिर आप पासबुक में प्लस कर दीजिए, तो दोनों इक्वल आ जाएगा। अब हम अगला केस लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कई बार बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, जैसे ओवरड्राफ्ट हो गया तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो जब बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा तो बैंक मान लो 5,000 रुपीज इंटरेस्ट लिया, तो वो पासबुक से डिडक्ट कर लेगा। तो अकॉर्डिंग टू द पासबुक योर बैलेंस इन बैंक इज 95,000, लेकिन आपको तो पता नहीं है, तो आपके हिसाब से कितना है 1 लाख। तो इसमें क्या करोगे, या तो आप कैश बुक में 5,000 प्लस कर दोगे, सॉरी कैश बुक में 5,000 माइनस कर दोगे, या पासबुक में 5,000 प्लस कर दोगे, फिर दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों में से एक, मैं बार बार बोलता हूँ एक करना है, और जिसका बैलेंस लेके हम क्वेश्चंस करेंगे उसके हिसाब से काम करनी है। मैंने बोला कि बैंक आपकी बहुत सारी सर्विसेज आपके लिए प्रोवाइड करता है, देता है। उसमें आप मान लीजिए कोई शेयर्स खरीदे हैं, डिवेंचर्स खरीदे हैं, बॉन्ड्स खरीदे हैं, उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करना है, तो बैंक आपके लिए ये भी काम कर देती है, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर देती है। तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो जब इंटरेस्ट डिविडेंड मान लीजिए 10,000 का कलेक्ट कर दिया, तो बैंक ने पासबुक में 10,000 ऐड करके आपके बैलेंस को 1,10,000 कर देगी। तो आप क्या करोगे, कैश बुक में भी 10,000 प्लस कर दोगे, या पासबुक में 10,000 माइनस, दोनों में से एक काम करना होगा। तो यानी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक
कैश बुक में प्लस होगी या फिर पासबुक में माइनस होगी। अब डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, आपने कोई लोन ले रखा है, बैंक उसकी पेमेंट सीधे आपके अकाउंट से कर देती है, या आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई और भी बिल आपने बैंक को इंटीमेशन दे रखी है कि इसकी आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो, तो बैंक आपके अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर देगी। क्योंकि आपकी इंटीमेशन आपने पहले दे रखी है तो वो पेमेंट सीधे कर देगी, आपको पूछेगी नहीं। तो इस केस में मान लीजिए 20,000 रुपीज का पेमेंट डायरेक्ट कर दी, इंटीमेटेड पेमेंट था, तो इसके हिसाब से बैंक में आपका पैसा हो गया 80,000, जबकि आपने उसको डिडक्ट नहीं किया तो आपके हिसाब से ये पैसा है 1 लाख, 1 लाख। तो आप क्या करोगे, या तो कैश बुक में से 20,000 माइनस करोगे या फिर पासबुक में आप 20,000 प्लस कर दोगे। अब कई बार कोई कस्टमर है जो आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे जमा कर देते हैं, उसके पास अकाउंट नंबर होता है, ये जो बड़ी बड़ी फॉर्म होती है, कंपनी होती है, उसका अकाउंट नंबर अगर उसी बैंक में है तो आपको बता भी देगी, ऐसा भी है, उसका अकाउंट नंबर होता है, या फिर आप उनसे अकाउंट नंबर ले लिए होते हैं, जो भी सिचुएशन हो, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है, तो आपके बैंक में 20,000 प्लस हो गया, तो ये हो गया 1,20,000। यहाँ तो आपको पता ही नहीं है, उन्होंने आपके बैंक में पैसा डाला, वो इंटीमेट आपको अभी तक सूचना नहीं दिया है, तो इस केस में आप कैश बुक में प्लस करेंगे या फिर आप पासबुक में से माइनस कर देंगे। अब है कोई आपने बिल डिस्काउंट करवाई थी और वो डिजॉनर्ड हो गया, तो जो ही बिल डिजॉनर्ड होगा, डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर्ड, तो बैंक आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेगी। इस केस में आप क्या करेंगे, या तो पासबुक में प्लस कर देंगे या कैश बुक में माइनस कर देंगे। उसके बाद कई बार होता है कि आपका बिल है, वो बिल बैंक ने कलेक्ट करके ले आया, और भी बहुत सारी गलतियां होती है। जैसे कई बार आप एक सिचुएशन बनाते हैं कि आपने चेक मुझे दिया कि आप चेक जमा कर देना, मैं चेक पॉकेट में रख लिया, तो आपने चेक दिया, तो आपने तो लिख दिया कि 10,000 हमने चेक डिपॉजिट करवाया, तो आपके हिसाब से 1,10,000, लेकिन वो चेक तो बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक में तो अभी तक सिर्फ 1 लाख है। तो इस केस में आपको कैश बुक में से माइनस करना होगा या पासबुक में प्लस, यानी कि चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट येट बैंक, अभी तक बैंक गया ही नहीं। इस तरह के बहुत सारे एरर्स होते हैं, कई बार किसी दूसरे बंदे के नाम का, जैसे कृष्णा और कृष्णा है, राम और रामा है, गलती से भी बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में गलती से क्रेडिट कर दी है तो आपका पासबुक बढ़ गया है, तो उस केस में या तो हम पासबुक में से माइनस करेंगे या कैश बुक में प्लस करेंगे। कई बार उल्टा हो जाता है, आपके अकाउंट से कुछ डिडक्ट हो जाता है, तो उस केस में जस्ट इसका रिवर्स करेंगे। तो ये हो गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन बनाता है, तो अकाउंट होल्डर बनाता है। कब बनाता है, एक स्पेसिफिक डेट पे बनाता है, और क्या करता है, उसमें ढूंढता है कि इस दोनों में, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस के क्या कारण है, और यही होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब अगले पार्ट में अब एक थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। अब बैंक के बैलेंस की बातें कर लेते हैं। तो देखिए, कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। जस्ट रिवर्स, उल्टा, कि अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो निगेटिव होता है, और इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, और पासबुक का डेबिट बैलेंस निगेटिव होता है, और इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अब हमारे पास डिस्कस करने के लिए
4 तरह के सिस्टम होगा कि अगर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस हो, अगर कैश बुक का निगेटिव बैलेंस हो, अगर पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हो, पासबुक का निगेटिव बैलेंस हो। इसमें हम कैसे रिकॉन्सिलेशन करेंगे ये हम अगले वीडियो में आपको हर एक में से 2-2 क्वेश्चन करके समझाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।